स्वागत है आप सभी का इजी क्लास बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रकाश और आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ जो 25 की संख्या में होगी। अगर आप यह 25 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो आपको यहाँ से 6 से 7 नंबर समझ लीजिए कि आपका फिक्स है। ठीक है बाबू मेरे, इस चैप्टर का शीर्षक है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हमें जान लेना है। अगर हम जान लेते हैं 2 मिनट समय देके, तो आगे जो हम पढ़ाएंगे वह ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो बाबू मेरे, औद्योगिक क्रांति के समय अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया था। ठीक है, मजदूरों को कम पैसे में बहुत मेहनत कराई जाती थी। इसी असमानता को खत्म करने के लिए समाज में एक नई सोच पैदा हुई, जिसे कहा गया क्या, समाजवाद। समाजवाद कहा गया, समाजवाद कहता है कि धन और संसाधन सबके लिए बराबर हो। ठीक है, किसी एक वर्ग या व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, समाज में बराबरी होनी चाहिए। को बाद में कठोर रूप सामने आया जिसे कहा गया साम्यवाद। साम्यवाद जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है और निजी संपत्ति को गलत माना जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति नहीं रख सकता है साम्यवाद में, और समाजवाद में कोई भी व्यक्ति अपना निजी संपत्ति रख सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना स्कूल प्राइवेट चलाता है, कई संस्था भी है और प्राइवेट संस्था भी है, जो जितना मेहनत करता है उसको उतना मिलता है ना। लेकिन साम्यवाद में वो चीजें नहीं है, साम्यवाद में जितना भी होगा सब सरकार के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो साम्यवाद और समाजवाद यही बाबू मेरे, समाजवाद का मतलब थोड़ा सा बेसिक से और आसानी से समझ लेते हैं यहाँ पे कि समाजवाद क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देश की संपत्ति और संसाधन पर सभी लोगों का अधिकार हो। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल जो सरकारी है उस पर सभी का अधिकार होता है, अस्पताल है उस पर सभी का अधिकार होता है, कोई संस्था है तो उस पर सभी का अधिकार होता है। ठीक है, समाजवाद का मतलब यही है। और समाज में अमीरी गरीबी के बीच अंतर कम किया जाए, समाज में अमीरी गरीबी को अंतर कम किया जाए, इसके लिए सरकारी और प्राइवेट जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है वो दोनों है यहाँ पे। ठीक है, हर नागरिक हर नागरिक को समान अवसर मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सभी को उपलब्ध हो। ठीक है, और बाबू मेरे, भारत में समाजवाद कैसा दिखता है चलिए जानते हैं। सरकारी अस्पताल, कम पैसों में इलाज होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में सरकारी अस्पताल है और कम पैसों में इलाज किया जाता है ना। और उसके बाद है सरकारी स्कूल, सबके लिए शिक्षा बराबर होता है, सरकारी स्कूल में अमीरी और गरीबी दोनों लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है आरक्षण व्यवस्था, सभी वर्गों को समान मौका मिलता है, रोजगार और गरीबी हटाओ योजनाएं, किसानों के लिए सहायता और सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इसका मतलब है कि भारत में इस तरह का जो है समाजवाद चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और साम्यवाद का मतलब क्या होता है, अब सोच समझते हैं। तो बाबू मेरे, यहाँ पे साम्यवाद के मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। साम्यवाद समाजवाद से एक कदम आगे की विचारधारा है, जिसमें निजी संपत्ति, प्राइवेट का विरोध किया जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्राइवेट रख रहा है तो प्राइवेट वहां पे जो है, प्राइवेट पर रोक है। वो जो कुछ भी होगा सरकार के हित में ही रहेगा, यानी कि सरकार के निजी में रहेगा। ठीक है, वो खुद के अपना नहीं बना सकता है। साम्यवाद का मतलब ये है। और समाजवाद का मतलब तो जैसे कि आप लोगों को समझा दिए हैं पीछे कि समाजवाद में जो है अपना प्राइवेट भी रख सकते हो और सरकारी संस्था तो है ही है। इसके बाद है, इसमें पूरी संपत्ति, जमीन, फैक्ट्री, साधन आदि सब सरकार के होते हैं। क्या बोले मैं, इसमें जो है संपत्ति, जमीन, फैक्ट्री, खेत खलिहान, जितना भी जो भी कुछ भी है ये सरकार के हित में होते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और जरूरत के अनुसार पाता है। जैसे कि 10 आदमी अगर गांव में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई कम काम करता है, लेकिन बराबरी का हिस्सा उसको भी उतना ही मिलेगा जितना कि ज्यादा जो काम किया है। ठीक है, इसका मतलब ये समझो, समाजवाद का मतलब ये समझो कि अगर 10 आदमी कोई काम कर रहा है तो 10 आदमी में जो बहुत कम मेहनत किया है और जो ज्यादा मेहनत किया है, तो दोनों को मिलाकर बराबर का ही हिस्सा लगेगा, मेहनत कोई कम करे या ज्यादा करे। साम्यवाद का मतलब यही है। ठीक है, मुख्यतः बात निजी संपत्ति नहीं, सब कुछ राज्य सरकार का होता है। ठीक है, सब कुछ राज्य सरकार का ही होता है। सब मिलाकर काम करेंगे और जरूरत के अनुसार पाएंगे, सभी लोग काम करेंगे और जरूरत के अनुसार जो है सरकार आपको मुहैया करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भारत एक समाजवादी देश है, क्योंकि यहाँ सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है। संविधान का प्रस्तावना में भी भारत को समाजवादी घोषित किया गया है। ठीक है,
इसके आगे है भारत समाजवादी है, क्योंकि यहाँ का सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ठीक है, आपको समझाने का मतलब मेरा यह उद्देश्य है कि अगर यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको जो है आगे ऑब्जेक्टिव समझने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा और आप अपने एग्जाम में जा करके तरीके से टिक करके आओगे। तो प्यारे बाबू, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। बोर्ड परीक्षा में इसी चैप्टर से हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेंगे तो पेपर फाड़ दोगे। हम सही कर रहे हैं, पेपर फाड़ दोगे, क्योंकि ये प्रश्न 100% एग्जाम में आते हैं। कितना आते हैं? 100% यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम यहाँ पे शुरू में कुछ बेसिक बता दिए हैं ताकि आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी हो। समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में समझना बहुत जरूरी है, उसके आगे ही आपको हर चीज समझ में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और 25 ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं कवर किया हूं जो आपके परीक्षा में, जो आपके फाइनल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। काफी मेहनत की है इस प्रश्न के पीछे, इसलिए प्यारे बच्चों, धैर्यता और कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रश्न को जरूर देखिए। अगर देख लेते हैं तो आप 5-6 नंबर यहाँ से जरूर उठा लोगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। क्लास का मेन उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जानना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव आपको शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन बच्चों, हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम से रिलेटेड तैयारी के लिए यहाँ पे आपको हर दिन वीडियो दिए जाएंगे। तो बाबू, मेरे आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, जिसमें से आपको एक सही मिलेगा। तो चलिए बताइए प्यारे बाबू कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। बिल्कुल सही तरीके से याद करके चलिएगा, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व का पहला समाजवादी देश था अथवा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो चलिए प्यारे बच्चों बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं? वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने इतना सही किए हैं और मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो विश्व का पहला समाजवादी देश था अथवा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो प्यारे बच्चों, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। रूस विश्व का पहला समाजवादी देश था अथवा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन एम है खानोव, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है ए बी सी डी में, और ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है तुर्गनेव। तो युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है और हर एक प्रश्न आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न क्या है आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। आप अपने दिमाग में फिट करते हुए चलना है। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो या अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी को करके जाइए, आपका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी आपका दोनों हो जाएगा सही। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, आपका 100% यहाँ पे डी नंबर जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए प्यारे बच्चों बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपको सही करके जाना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? चलिए प्यारे बच्चों बताइए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपका सही जा रहा है तो एकदम बिल्कुल सही आंसर है, रूस का सम्राट। क्या है? रूस के सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बाबू मेरे यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर 1867। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने था, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मदर उपन्यास के लेखक थे? तो बाबू मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आने की गोरकी। मदर उपन्यास के लेखक थे तो गोरकी थे, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रूस का पहला समाजवादी था। तो बाबू मेरे इसका आंसर अगर आपको सी नंबर की ओर जा रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्लेखानोव। प्लेखानोव क्या होगा? प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था, तो प्लेखानोव था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। बाबू मेरे अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने का मुझे और भी ज़्यादा जुनून पैदा होता है, ठीक है, ताकि आपके लिए मैं एक लाइक से अच्छे अच्छे काम कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबू मेरे 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो बाबू मेरे जर्मनी के साथ की। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो बाबू मेरे चेका एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन रासपुतीन कौन था? तो बाबू मेरे रासपुतीन जो था वह एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 20वां नंबर क्वेश्चन होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समाजवादी दर्शन किस वर्ष समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मेरे आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो स्टालिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिल स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा लेनिन ने। ठीक है, याद रखिएगा लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो बाबू मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो सेंट साइमन था। ऑप्शन नंबर डी को सही तरीके से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का, जो कि 25वां नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है जानते हैं पूरे अच्छी तरीके से। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रही है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम बिल्कुल आंसर सही है, इसे सही तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लिए होंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट करके भी इसे आप सही तरीके से याद कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों मुझे जरूर बताइएगा कि आप 25 में से कितने अपने आप से ईमानदारी रूप से सही किए हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, उसके बाद मैं रिप्लाई भी आपको जरूर करूंगी कि आपकी तैयारी सही में कैसी चल रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सही तरीके से इस क्लास को देखे होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी तरीके से आप लोग सही से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।